हेलो एवरीवन। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वन में हमने देखा कि इंडिया की टेरिटरी क्या होगी। पार्ट टू में हमने देखा कि उस टेरिटरी में रहने वाले लोग कौन होंगे, यानी कि वहाँ के सिटीजन्स कौन होंगे। और पार्ट थ्री में हम देखेंगे कि उन सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे। यानी कि पार्ट थ्री है हमारा फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड। इस पार्ट थ्री के अंदर हम आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक कवर करेंगे। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम सारे आर्टिकल कवर नहीं करेंगे। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ओनली आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। अब देखो यहाँ पे बहुत कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे लग सकता है कि ये आर्टिकल्स के नंबर तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इतने सारे आर्टिकल्स हमें याद करने हैं, किस तरह से याद करेंगे, याद हो भी पाएंगे ये नहीं। तो देखो आपको सारे आर्टिकल्स याद नहीं करने, हम जो नंबर वाइज आर्टिकल्स है वो सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक एक तरह से सीरियल वाइज चलेंगे। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट बेस पे आ जाएंगे कि प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड दो तीन आर्टिकल, फिर अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो उससे रिलेटेड एक दो आर्टिकल, पार्लियामेंट से रिलेटेड एक दो आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक दो आर्टिकल। तो इस तरह से हम करेंगे। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक हम सीरियल वाइज से चलेंगे, एक एक आर्टिकल्स को हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारे आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट जो है आपको आर्टिकल नंबर के साथ साथ याद होते चलेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पेपर में जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो जनरली आर्टिकल के नंबर के बेस पे नहीं होते, वो जनरली कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। लेकिन अगर आपको आर्टिकल नंबर याद है तो आप ऑप्शन को ईजिली एलिमिनेट कर पाएंगे। आप जो अपनी एक्यूरेसी है उसको इंक्रीज कर पाएंगे। तो आप कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप जो आर्टिकल्स नंबर है उसको भी इसी के साथ साथ रिवाइज करते चलें, याद करते चलें, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी इस लेक्चर में हम कवर करेंगे आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 ऑफ पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ बिलोंग टू फंडामेंटल राइट्स। अब पहले इवोल्यूशन की बात करते हैं। तो इवोल्यूशन जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स का, वो इसका जो हिस्ट्री की बात करें तो ये लगभग 1000 साल पुरानी है। और सबसे पहले इसकी जो बेसिक हमें दिखाई देता है वो हमें दिखाई देता है मैग्ना कार्टा में, जो कि 1215 में आया था। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है? ये है एग्रीमेंट बिटवीन द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड बैरन्स। बैरन्स यहाँ पे कौन है? बैरन्स आप समझ लो जो अमीर लोग हैं वो बैरन्स है। तो किंग ऑफ इंग्लैंड एंड बैरन्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि किंग जो है वो बैरन्स को, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है उसको कुछ राइट्स जो है देगा। अब ऐसा क्यों है? जो बैरन्स है वो किंग को बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, यहाँ पे बहुत सारी मनी जो है वो किंग के पास बैरन्स से आती है। तो किंग ने ये डिसाइड किया कि जो बैरन्स है, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, उसको हम जो थोड़े राइट्स जो है उसके रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको हम कुछ राइट्स देंगे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ लिबर्टी था। उसके बाद आपको पता है 1789 के अंदर जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया। काफ़ी जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था, कुछ ही महीनों में। और इसके अंदर टोटल 7 आर्टिकल्स थे। अब इन्होंने बाद में रियलाइज़ किया कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अपने सिटीजन्स हैं उनको ज़्यादा राइट्स नहीं दिए हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपने सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करेंगे। और एक ही दिन में इन्होंने 10 अमेंडमेंट किए, और इस 10 अमेंडमेंट के जरिए अपने सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए। और इन्हीं राइट्स को बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स। तो ये आपको समझ में आया कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उस समय फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। बाद में इन्होंने रियलाइज़ किया कि फंडामेंटल राइट्स देने चाहिए, तो 10 अमेंडमेंट एक ही साथ किए गए एक ही दिन में। और उन 10 अमेंडमेंट के जरिए अमेरिका के सिटीजन्स को उनके फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जिनको बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर पहली बार मोतीलाल नेहरू कमेटी ने ये बोला कि इंडिया के जो सिटीजनशिप है उनको भी हमें फंडामेंटल राइट्स गारंटी करनी पड़ेगी, और ये हमें इस तरह से देना पड़ेगा कि इसको कोई छीन ना सके, इसको कोई विड्रॉ ना कर सके। फंडामेंटल राइट्स नीड टू बी गारंटेड इन सच अ मैनर दैट दे कैनॉट बी विड्रॉन इन एनी सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या होंगे, क्या क्या किस तरह से फंडामेंटल राइट्स जो है काम करते हैं। पहला तो ये है कि नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, यानी कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो है आपका वो एब्सोल्यूट नहीं है। उन सभी के साथ कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है राइट है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। अपनी जो थॉट्स हैं उसको आप सबके सामने रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को एक तरह से किसी का डिफेमेशन करेंगे। इसी तरह से आपके पास राइट टू ट्रैवल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी घुस जाएंगे। आप राष्ट्रपति भवन के अंदर चले गए कि मुझे अंदर जाने दो, मेरे पास तो राइट टू ट्रैवल है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास राइट टू रिसाइड एनीवेयर इन द कंट्री, आपके पूरी कंट्री में कहीं भी रह सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप रेड लाइट पे जाएंगे और बोलेंगे मैं तो कहीं भी रह सकता हूँ, तो अब रेड लाइट पे घर बनाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्वालिफाइड है। उनके साथ कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन लगी होंगी, उसके साथ कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी। इसके अलावा आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल है, यानी कि अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हनन होता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को छीना जाता है, तो आप उसको लेने के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। और इसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी करता है या एक तरह से डिफेंड करता है आपके फंडामेंटल राइट्स को। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो ना तो सैक्रोसेंट है ना ही परमानेंट है, यानी कि
इनको चेंज किया जा सकता है, इनको अमेंड किया जा सकता है, इनकी संख्या को कम भी किया जा सकता है, इनकी संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। बाकी इसके ऊपर कुछ कंडीशन है कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ें हम आगे लेक्चर में जब डिटेल में कवर करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अभी के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसको अमेंड किया जा सकता है, इसको कम और ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे, अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ तो पहले जो आर्टिकल नंबर 31 था वो था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट था। लेकिन बाद में इस राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के फंडामेंटल राइट से आर्टिकल नंबर 31 से हटा के आर्टिकल 301A में या फिर 300A में कर दिया गया। और यहाँ पे जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है ये फंडामेंटल राइट से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आपके राइट्स हैं उसको चेंज कर दिया गया। तो आपके फंडामेंटल राइट जो है सेक्रोसेंट नहीं है और ना ही परमानेंट है। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किया जा सकता है। इसको आप इस तरह से समझो कि अगर कोई कंट्री है उसके अंदर सब नॉर्मल चल रहा है, तो वहाँ पे अगर प्रोटेस्ट भी चल रहे हो, कोई और भी चीज़ें चल रही हो, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा हो, या फिर मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट चल रहा हो, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे मैनेज की जा सकती हैं। लेकिन इस केस में आप देखें कि अगर मान लो इंडिया का किसी कंट्री के साथ वॉर चल रहा हो, पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ अगर वॉर में हो इंडिया इन्वॉल्व हो, तो उस समय मैक्सिमम रिसोर्सेज हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि वॉर में यूज़ हो, ताकि कंट्री की इंटीग्रिटी को हम प्रोटेक्ट कर सकें। अगर उस समय इंडिया में कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है या फिर हमारे रिसोर्सेज को इंटरनली ज़्यादा वेस्ट करना पड़ता है या इंटरनली ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो उस केस में जो हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी है उस पर क्वेश्चन हो सकता है। तो ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांस है तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जैसे आपके जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उसके अंदर एंट्री लेने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। इसी तरह से आप जो है हर जगह ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो ये सब जो है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। कोई ट्राइबल एरिया है तो उसके अंदर आप बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो आपके स्पेशल सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग बनाए जा सकते हैं। फ्यू आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड सम टू फॉरनर्स ऑल्सो, कुछ फंडामेंटल राइट्स आपके सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं और कुछ फंडामेंटल आपके फॉरनर्स को भी अवेलेबल होते हैं। जैसे जो आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो आपके फॉरनर्स को भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको जो सिटीजन्स हैं उन्हीं को अवेलेबल होती है। बाकी डिटेल में जैसे जैसे हम आर्टिकल में आगे बढ़ेंगे डिटेल में आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के बीच में। जैसे एक तो हो गया आपके फंडामेंटल राइट्स, दूसरे हो गए आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और तीसरे हो गए आपके लीगल राइट। अब स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें डिफरेंस क्या है, कौन सा राइट किसके ऊपर है किसके नीचे है। तो देखो फंडामेंटल राइट आपके डायरेक्टली वो राइट्स हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन किए हुए हैं। पार्ट 3 के अंदर जो भी राइट्स दिए हुए हैं, यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में जो भी राइट्स आपको दिए हुए हैं वो सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। और ये सबसे राइट्स की हायरार्की में देखें तो सबसे ऊपर आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। उसके बाद अब देखो ये फंडामेंटल राइट है, ये जो पार्ट 3 है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो है ही। तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो फंडामेंटल राइट होने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। लेकिन पार्ट 3 के अलावा और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में अगर कोई राइट मेंशन है तो वो होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका 300A में जो दिया हुआ है ये आपका जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसी तरह से लीगल राइट्स कौन से होते हैं? लीगल राइट्स वो होते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा किसी और लॉ के अंदर मेंशन किए, जैसे आईपीसी में कोई राइट आपको दिया हुआ है या फिर किसी और लॉ के अंदर आपको कोई राइट दिया हुआ है। आरटीआई एक एक्ट है उसके अंदर आपको जो राइट्स दिए वो आपके लीगल राइट्स हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। तो हायरार्की में देखें तो सबसे ऊपर आपके फंडामेंटल राइट्स होंगे, उसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और उसके बाद आपके लीगल राइट्स। कोई फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी होगा और लीगल राइट भी होगा। लीगल राइट का मतलब क्या है? जो लॉ से हमें राइट मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लॉ है और पार्ट 3 भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हैं, लीगल राइट्स भी हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होंगे वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी लीगल राइट्स हैं। इसी तरह से जो लीगल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है, तो ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ना ही फंडामेंटल राइट है। तो ये हायरार्की आपको ध्यान में रखनी है, तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ा यहाँ पे क्लियर हो पाएगा। अब ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स थे उसकी संख्या 7 थी, वो 7 थे, या कहीं उसके 7 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया था। जिसमें पहला था आपका राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के में मेंशन है। फिर आपका राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में मेंशन है। इसके बाद थर्ड राइट है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो आर्टिकल 23 से लेकर 24 के बीच में मेंशन है। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में मेंशन है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30 के बीच में मेंशन है।
फिर है आपका राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 के बीच में आर्टिकल 31 में मेंशन था, लेकिन इस राइट को अब यहाँ से हटा दिया गया और अब इसको भेज दिया गया आर्टिकल 300A में। यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी अब नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ 6 राइट्स हैं, और राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसको बना दिया गया है। 7वां राइट आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होता है तो उसकी रेमेडी के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या जो रिट्स वगैरह वो आप वहाँ पे इशू करवा सकते हैं। तो वो सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं वो आपके आर्टिकल नंबर 32 में मेंशन की हुई हैं। अब यहाँ पे नीचे जो आर्टिकल 6 राइट था आपका राइट टू प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखा हुआ है, हाउएवर द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। यानी कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसको यहाँ से हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से। इट इज़ मेड अ लीगल राइट अंडर द आर्टिकल 300A। अब ये लीगल राइट इसका लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। आर्टिकल 300A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इन द पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। यानी कि अभी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है इसको हटा दिया गया है, या इसको इस तरह से कह सकते हैं 6 कैटेगरी में हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिवाइड किया गया है। अगर आप एक एक करके राइट्स को गिनने आएंगे तो ये राइट्स जो है 100+ भी आपके चले जाएंगे, लेकिन इसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 क्या बताता है, ये आपको बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब फंडामेंटल राइट के स्टार्ट होते ही सबसे पहले आर्टिकल में, आर्टिकल 12 में ही स्टेट को क्यों डिफाइन किया गया, इसका रीज़न समझो। अगर कोई इंडिविजुअल है या कोई प्राइवेट पर्सन है, प्राइवेट कंपनी है या कोई भी प्राइवेट एंटिटी है, वो अगर आपके राइट्स को लेती है तो वो डायरेक्टली क्राइम होगा। लेकिन उस केस में क्या करेंगे, अगर कोई गवर्नमेंट जो है, कोई स्टेट की जो भी एंटिटी है, अगर वही आपके फंडामेंटल राइट्स को वहाँ पे वायलेट करने की कोशिश करती है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि स्टेट कौन है और स्टेट कौन नहीं है, या कहीं स्टेट की डेफिनेशन के अंदर कौन आएगा और कौन स्टेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले जो आपका आर्टिकल 12 है वो आपकी स्टेट को डिफाइन करता है, और ये आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है सिर्फ पार्ट 3 के लिए है। यानी कि बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है या बाकी जो प्रोविजंस है उसके लिए इस डेफिनेशन को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, इसको रेफर कर सकते हैं, लेकिन इसकी एज इट इज़ जो डेफिनेशन है, जो एज इट इज़ इम्प्लीकेशन है, वो आपके पार्ट 3 के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। ये आपका मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की पार्लियामेंट जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है वो, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटी। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब होगा कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसकी लेजिस्लेटिव बॉडी और उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी। लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, इसका मतलब होगा कि जो हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है सेंटर स्टेट लेवल पे, वो हो गई। लोकल अथॉरिटीज़ में आपकी होगी म्यूनसिपैलिटीज़ होगी, पंचायत वगैरह हो गए। अब यहाँ पे एक वर्ड और आता है अदर अथॉरिटीज़। अब यहाँ पे अदर अथॉरिटी के लेके ही सारा कन्फ्यूज़न है कि इसमें कौन कौन से आएंगे। क्या कोई ऐसी कंपनी जिसको जिसको सरकार ओन करती है वो इसके अंडर आएगी? क्या जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इस स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आएगा? हाई कोर्ट क्या इसकी डेफिनेशन के अंदर आएगी? कोई अगर प्राइवेट कंपनी है जिसके अंदर गवर्नमेंट के शेयर्स हैं वो आएगी? तो इस अदर अथॉरिटी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट में इसको दूर किया गया है। अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा डिफाइन करने के लिए ये क्राइटेरिया रखा है, अ बॉडी इज इंस्ट्रूमेंटली स्टेट इफ, यानी कि कोई भी बॉडी जो है उसको आपको देखना है कि वो स्टेट है या नहीं है। तो इसको ये 5 क्राइटेरिया जो है उसके ऊपर अप्लाई करके आप देख सकते हैं। पहला ये है, इफ़ एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, कोई ऐसी एंटिटी है, कोई ऐसी बॉडी है जिसके सारा शेयर कैपिटल जो अगर गवर्नमेंट के पास है तो वो बॉडी आपकी स्टेट कहलाएगी। फाइनेंशियल एड गिवन बाय गवर्नमेंट, अगर उसको गवर्नमेंट से फाइनेंशियल एड मिलती है तो भी वो स्टेट हो जाएगा। कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसके ऊपर तो भी वो स्टेट हो जाएगा। परफॉर्म्स पब्लिक फंक्शंस, पब्लिक फंक्शन अगर परफॉर्म करती है वो बॉडी तो वो भी स्टेट हो जाएगी। इफ़ द बॉडी इंजॉयज मोनोपोली स्टेटस एज कन्फर्ड बाय द स्टेट, अगर उसके पास मोनोपोली का स्टेटस है, अगर स्टेट ने उसको मोनोपोली का वहाँ पे स्टेटस दिया है तो वो बॉडी भी आपकी आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो क्या बीसीसीआई को स्टेट मान सकते हैं हम? देखो बीसीसीआई को यहाँ पे थोड़ा अलग इसका केस हो गया है। बीसीसीआई इज नॉट ए स्टेट अंडर आर्टिकल 12 बट अमेंडेबल टू रेट जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि
जजमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका आर्टिकल 12 है उसके अकॉर्डिंग बीसीसीआई स्टेट नहीं है, लेकिन बीसीसीआई के खिलाफ आपकी जुरिस्डिक्शन जो है वो लगाई जा सकती है आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ये आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट से रिलेटेड है। बाकी हम जैसे आगे आगे बढ़ेंगे तो आपके सारे ये आर्टिकल्स जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या जुडिशरी जो है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर आती है। तो जुडिशरी के यहाँ पे दो फंक्शन आपको ध्यान रखने हैं। जुडिशरी के दो फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है जुडिशियल फंक्शन, यानी कि जब वो न्याय देते हैं, और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी कि न्याय देने के अलावा और बाकी काम होते हैं, जैसे जजेस का अपॉइंटमेंट हो गया या फिर स्टाफ का अपॉइंटमेंट हो गया। इसी तरह से आप देखते हैं जुडिशियल सर्विस के एग्जामिनेशन होते हैं, ये सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं। तो अगर जो जुडिशरी है वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो वो स्टेट नहीं होगी, लेकिन अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो वो स्टेट कहलाएगी अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 12। तो ये आपको ध्यान में रखना है। So the term state has been used in different provisions concerning the fundamental rights. Hence, Article 12 has defined the term of for the purpose of Part 3, यानी कि जो आपका Article 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया वो सिर्फ और सिर्फ पर्पस ऑफ Part 3 के लिए है। अगर किसी और Part 3 के बाहर अगर स्टेट को डिफाइन करना तो उसकी डेफिनेशन जो है वेरी कर सकती है। अकॉर्डिंग टू इट द स्टेट इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला जो है आपका गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर आपका एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट आता है। फिर गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आता है। फिर आपका ऑल लोकल अथॉरिटीज़, जिसमें आपका म्यूनसिपैलिटी आ गया, पंचायत आ गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आ गया, इसके अलावा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट हो गए, ये सारे आ गए। फिर ऑल अदर अथॉरिटी के अंदर आपके आ गए स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ लाइक LIC, ONGC एंड सेल एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल्स जो आपको याद रखने हैं, कई बार MCQ में डायरेक्टली ये एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि LIC जो है वो स्टेट के अंदर आएगा या नहीं आएगा, ONGC स्टेट के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स जो यहाँ पे मेंशन किए मैंने, ये आपको देना। बाकी इतना डीप में क्वेश्चन जनरली पूछने का ट्रेंड नहीं है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 13 की। आर्टिकल नंबर 13 बोलता है लॉज इनकन्सिस्टेंट विद ऑड इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ऐसे लॉज जो हैं जो फंडामेंटल राइट्स के इनकन्सिस्टेंट या इन डेरोगेशन हैं। इसको आप इस तरह से समझो कि अगर कोई ऐसा लॉ है, ऐसा कोई कानून है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है। जैसे मान लो फंडामेंटल राइट ये बोलता है कि सभी को अपना ऑक्यूपेशन करने की आज़ादी होगी, कोई भी अपना जो व्यापार है, कोई भी अपना जो रोज़गार है वो कर सकता है। अगर मान लो कोई ऐसा लॉ है जो इसको रोकता है, तो वो जो लॉ है वो इस फंडामेंटल राइट से इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। और ये लॉ बोलता है कि कोई भी लॉ अगर इनकन्सिस्टेंट है या इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं। देखो, जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके पहले का समय और उसके बाद का समय, हम इसको दो एरा के बीच में बांट सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का समय हमारा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा, या फिर कह सकते हो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम्स, और उसके बाद हमारा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि इस आर्टिकल 13 के अंदर इसको दो डिफरेंट तरह से ट्रीट किया गया है। 13 क्लॉज 1 आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले जितने भी कानून इंडिया की टेरिटरी में अप्लाई होते थे, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट सेल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी टू बी वॉइड, यानी कि जिस पार्ट तक वो कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट होंगे उस पार्ट तक वो वॉइड हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए पहले कोई लॉ था, मान लीजिए 1930 में एक लॉ था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारा राइट है। अब बाद में जो है राइट टू, जैसे मान लीजिए राइट टू प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं होगा, सिटीजन्स के पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। बाद में हमारे फंडामेंटल राइट्स में हम आए और उसमें देखा गया कि फंडामेंटल राइट पे लिखा हो कि राइट टू प्रॉपर्टी तो राइट होगा, फंडामेंटल राइट होगा। तो क्योंकि अब जो पहले वाला लॉ था वो फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए जो पहले वाला लॉ था वो इनकंसिस्टेंट है, इसलिए उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridges the right conferred by this part, and law made in contravention of this clause shall to the extent the contravention to void। कहने का मतलब ये है कि आज़ादी के बाद या कहें कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है, कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को एब्रिज करता हो, उसके अगेंस्ट हो। अगर कोई ऐसा लॉ बनता है तो वो उसके कॉन्ट्रावेंशन में होगा और वो लॉ जो है वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो वैलिड नहीं होगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो इसको आप समझो, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई लॉ है तो उसको भी वॉइड कर दिया जाएगा, और कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऐसा बनता है तो उसको भी वॉइड कर दिया जाएगा। हालांकि इसके एक यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में हम इसको समझेंगे थोड़ा आगे
लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो। इसके अलावा इस आर्टिकल के अंदर जो लॉ है उसकी डेफिनेशन में दी गई है कि जो लॉ है वो क्या है, कौन कौन सी चीज़ों को हम लॉ मानेंगे। तो काफ़ी एक तरह से बोल सकते हैं हम कि काफ़ी वाइड डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि सारे ऑर्डिनेंस जो है वो भी लॉ होंगे। ऑर्डर, बाय लॉज, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ, एवरीथिंग विल इंक्लूड इन द टर्म लॉ। यानी लॉ के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। बहुत ही ज़्यादा वाइड डेफिनेशन दी गई है ताकि जितने भी कानून है जो इंडिया के सिटीजन्स को अफेक्ट कर सकते हैं उनमें से कोई भी ऐसा कानून ना बने जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अब्रीच कर सके। और इसी के अंदर लॉ इन्फोर्स भी यहाँ पे डिफाइन किया गया। लॉ इन्फोर्स इंक्लूड लॉज पास्ड or made by legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not precisely previously repealed, notwithstanding that any such law or any part of thereof may not be then in operation either at all or in particular areas। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि लॉ इन्फोर्स जो है वो हमारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो करेंगी। तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान से समझने की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली ये समझो कि लॉ की डेफिनेशन क्या है और ये दो क्लॉज जो है आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा क्लॉज 4 एक और है जिसको हम थोड़ा आगे देखेंगे। इसमें ये लिखा हुआ है, इसको बाद में ऐड किया गया है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू द अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। यानी कि आर्टिकल 368 के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट करके कोई लॉ बनाया जाता है तो वो जो है इस डेफिनेशन के अंदर लॉ के अंदर डिफाइन नहीं होगा। यानी कि इस डेफिनेशन का अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है। अब इसको ऐसा क्यों किया गया, इसको इसलिए ऐड किया गया बाद में कि अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किसी फंडामेंटल राइट को हम हटाते हैं, अब यहाँ पे कोई ये जाके क्लेम ना कर दे कि तुमने जो फंडामेंटल राइट हटाया है वो किसी लॉ से हटाया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ वहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा तो वो फंडामेंटल राइट्स को कभी हटा ही नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको लॉ की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है इस आर्टिकल के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 1 में हमने देखा कि ऐसे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कोई लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले पावर में था और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उस लॉ को हम हटाएंगे। लेकिन वो लॉ जो है परमानेंटली हटेगा नहीं। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि 1930 में एक लॉ था, मान लो कि लॉ था कि राइट टू प्रॉपर्टी, यानी सभी लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी होगी या राइट टू प्रॉपर्टी मान लीजिए नहीं होगी। अब क्या होता है, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आता है और वो बोलता है सभी लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी का राइट मिलेगा, फंडामेंटल राइट मिलेगा। अब इस केस में क्या हुआ, पहले तो था कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होगी, अब आ गया कि राइट टू प्रॉपर्टी होगी। तो इस केस में ये जो पहले वाला लॉ था इसके अंदर से जो राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होने वाला क्लॉज है इसको यहाँ पे एक तरह से इक्लिप्स कर दिया जाएगा, इसके ऊपर ग्रहण लग जाएगा, ये अब काम का नहीं रहेगा। लेकिन मान लीजिए फिर अमेंडमेंट होता है और अमेंडमेंट में ये बताया जाता है कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं रह गया, ये अब ये अब फंडामेंटल राइट नहीं रह गया, ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इसको हम भेज रहे हैं आर्टिकल नंबर 300A में। अब देखो ये फंडामेंटल राइट से बाहर आ गया और जैसे ये फंडामेंटल राइट से बाहर आया अब ये जो राइट है, ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 300A, ये इस लॉ को वायलेट नहीं करता। तो ये लॉ जो है वापस से जिंदा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले बना हुआ है, अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो वो लॉ जो है वॉइड तो होगा, लेकिन वो लॉ जो है उसका एंड वहाँ पे नहीं होगा, उसकी मृत्यु उस लॉ की वहाँ पे नहीं होगी। जैसे ही इन फ्यूचर अगर मान लो वो लॉ जो है वापस से हमारे फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे हो जाता है तो वो लॉ वापस से कमेंसमेंट हो जाएगी उसकी, वापस से वो लॉ जो है काम करना स्टार्ट कर देगा और इसी को बोलते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा था, इसको थोड़ा एक बार दोबारा से ध्यान से समझो कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले, यानी कि 26 जनवरी 1950 के पहले अगर कोई लॉ बनाया गया है और वो लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो लॉ जो है वॉइड होगा। ये हमने देखा आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में यही लिखा हुआ कि वो लॉ जो है वॉइड हो जाएगा। लेकिन वो वॉइड लॉ जो होगा वो डेड नहीं होगा, वो जिंदा रहेगा, बस उसका यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर इन फ्यूचर मान लीजिए वो फंडामेंटल राइट्स वहाँ से हटा दिया जाता है तो वो लॉ जो है पहले वाला वो वापस से काम करने लगेगा और इसको बोलते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। यानी कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले पावर में था और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो जाता है, फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, तो उस लॉ के ऊपर ग्रहण लग जाएगा, वो लॉ जो है वो काम का नहीं रहेगा। लेकिन अगर इन फ्यूचर में अगर वो ग्रहण हट जाता है, मान लीजिए वो फंडामेंटल राइट ही हट जाता है, तो वो पहले वाला लॉ जो है वापस में फोर्स में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स।
तो ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है आर्टिकल 13 क्लॉज 1 से रिलेटेड है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में देखें तो ये उन लॉज की बात करता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आते हैं। तो स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक्स अवे एवरेज एनी फंडामेंटल राइट्स, यानी कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स को एवरेज करे। तो इस केस में क्या होगा, अगर मान लो स्टेट को ऐसा लॉ बना लेता है तो उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स नहीं लगेगा, वो लॉ जो है सीधा वहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा और उस लॉ को वहाँ पे डेड कर दिया जाएगा, वो दोबारा से वापस से जिंदा नहीं होता, उसके ऊपर कोई ग्रैंड नहीं लगेगा, उसको सीधा सीवियर कर दिया जाएगा, यानी इसको काट के अलग कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टेट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद। अगर कमेंसमेंट के पहले वायलेट हुआ कोई किसी लॉ से तो उसके ऊपर लगेगा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद का लॉ है तो उसके ऊपर लगेगा डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरिटी और उस लॉ को वहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको वहीं पे डेड कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। बाकी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 डिफाइंस व्हाट इज लॉ मीन्स, और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो इस लॉ की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता, इसलिए इसको यहाँ पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए बताया गया 13 क्लॉज 4 में इसको ऐड किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है कि जो जुडिशियल रिव्यू है क्या उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि कोई भी लॉ बनाया गया है किसी भी लेजिस्लेचर के द्वारा, चाहे पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो वो लॉ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको एक तरह से देखने का काम, इसको वेरीफाई करने का काम जो है वो कोर्ट्स का होता है, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, और इसी को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू एक्सप्रेसिवली, यानी जो आर्टिकल 13 है उसमें तो ये दिया ही हुआ है। इसके अलावा ऑन सुप्रीम कोर्ट थ्रू आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को भी राइट दिया गया है, एंड हाई कोर्ट थ्रू आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 में हाई कोर्ट को भी जुडिशियल रिव्यू का राइट दिया हुआ है। और जुडिशियल रिव्यू जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से बोल सकते हैं बेसिक फीचर है। बेसिक फीचर वगैरह क्या होते हैं वो हम आगे एक अलग लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि जुडिशियल रिव्यू जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, यानी कि कोर्ट्स जो हैं हमेशा ये वेरीफाई करेंगी कि लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी लॉ बनाया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसके अलावा अमेंडेबिलिटी के ऊपर मैंने आपको बताया कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको अमेंड किया जा सकता है, और जो क्लॉज 4 है उसमें ऐड किया गया है कि ये जो क्लॉज 4 है आर्टिकल 13 के अंदर वो ऐड करता है, और इसके कारण जो आपका अमेंडमेंट है वो कभी भी लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा आर्टिकल 13 के अंदर। अब इसके बाद जो हमारा केशवानंद भारती इसी अमेंडमेंट के बाद केशवानंद भारती केस हुआ है, और उसके बाद जो ये आंसर मिल गया कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला इस केस में कि अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि कोई खराबी है उसको आपको ठीक करना है। इसको आप इस तरह से समझो, मान लो कोई एक मकान है, कोई एक बिल्डिंग है, अब इसमें अगर कोई खराबी आती है, मान लीजिए इसमें पेंट खराब हो जाता है इसका, या मान लीजिए इसकी जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो खराब हो जाता है, या फिर मान लीजिए इसमें कोई और छोटी मोटी कमी आ जाती है, तो अमेंडमेंट का मतलब ये है कि जो भी इसके अंदर कमियां आ रही है उसको दूर करना है। अब इसका मतलब अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं कि आप पूरी बिल्डिंग को तोड़ देंगे और फिर नई बिल्डिंग बना देंगे। जो नई बिल्डिंग अगर आप बनाएंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना होगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से लिख नहीं सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है। पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से लिख नहीं सकती, उसको सिर्फ अमेंड कर सकती है। और अमेंड करने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो वहाँ पे ख़राब है, कुछ चीज़ों में जो गड़बड़ी है उसको आप चेंज कर सकते हैं, आप पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। तो आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, कुछ बेसिक वहाँ पे चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जुडिशियल रिव्यू, इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसके अलावा जो भी आपके और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इंडिया जो एक रिपब्लिक है, कुछ इसके पास राइट्स होंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो बेसिक फीचर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि बेसिक फीचर्स कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में नहीं बताया कि ये सारे बेसिक फीचर हैं वो लिस्ट खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने बताया हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे आपको कि ये कौन सा बेसिक फीचर है, कौन सा बेसिक फीचर नहीं है। तो ये आपका अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड करेंगे वो हमारे बेसिक फीचर्स को
अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो बेसिक फीचर्स को अफेक्ट करता है तो वो अमेंडमेंट जो है वो वहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये आपके आर्टिकल नंबर 13 और आर्टिकल नंबर 12 थे। इसके आपको नोट्स बना लेना है। नोट्स कैसे बनाने हैं आपको इतने लेक्चर्स में आपको पता लग गया होगा। ऊपर आपको टॉपिक लिखना है, नीचे आपको समरी लिखनी है, साइड में आपको सब टॉपिक लिखना है, और यहाँ पे जो कुछ मेन पॉइंट्स है उसको आप याद करें, रिवाइज करें मल्टीपल टाइम। जो याद नहीं हो पा रहा, जो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, उसको हाईलाइट करें, उसको बार बार पढ़ें, फिर वो भी आपको याद रह पाएगा। तो इस तरह से आपकी ये जो फर्स्ट लेक्चर है फंडामेंटल राइट का, ये कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर से हम राइट टू इक्वलिटी से स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।